सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सप्ताहस्य शुभकामना। अभी संस्कृत सप्ताह चल रहा है और संस्कृत कुटुंबकम इस समूह पर आए हुए सभी मित्रों को नमस्कार। मैं हूं जगदानंद झा और आज संस्कृत सप्ताह के अवसर पर संस्कृत के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि संस्कृत विश्व की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। इसे भारत में वैदिक काल से ही अध्ययन अध्यापन होता रहा है। इस अवसर पर हम एक ही श्लोक बोलेंगे। संस्कृताधीतिनः सन्तु सर्वे भारत भूमिजाः संस्कृतेनैव कुर्वन्तु व्यवहारः परस्परम। भारत के सभी लोग, भारत की पूर्ण भूमि पर जन्म लिए हुए सभी लोग संस्कृत पढ़ें, संस्कृत पढ़ने वाले हों, संस्कृत के विषयों का अवगाहन करें। आज हम जिस बात को उठाने जा रहे हैं उन सारे विषयों को आप जानते होंगे। जो लोग संस्कृत से जुड़े हैं, जो लोग संस्कृत का अध्ययन करते रहे हैं, उनके लिए मेरे पास कुछ भी नया नहीं है। हाँ, उनके लिए नया है जो संस्कृत से परिचित नहीं है। उनके लिए आज मैं संस्कृत सप्ताह पर कुछ कहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि वो संस्कृत को जानें, संस्कृत में क्या है। आप जानते होंगे कि संस्कृत भाषा लिखने के लिए एक लिपि का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है देवनागरी लिपि। इसी देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा लिखी जाती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में जहां अलग अलग लिपियां प्रचलन में है, जैसे बंगाल में बंग लिपि, उड़ीसा में उड़िया लिपि, उन लिपियों में भी संस्कृत के तमाम ग्रंथ लिखे गए हैं। कश्मीर में शारदा लिपि का प्रचलन रहा है और बहुत सारी पांडुलिपियाँ, बहुत सारे ग्रंथ शारदा लिपि में भी लिखे गए हैं। लेकिन सबसे अधिक यदि किसी लिपि में लिखी गई है तो वह है देवनागरी लिपि। यह देववाणी, सुरवाणी, देवभाषा आदि कई नामों से जानी जाती है। संस्कृत भाषा को हम लोग देव भाषा कहते हैं। माना जाता है कि यह देवताओं की भाषा है। जैसा कि इस बार वर्ष 2011 में जनगणना का रिपोर्ट आया और इसमें यह मांगा गया था कि कौन लोग मातृभाषी है, अर्थात प्रथम मातृभाषा के रूप में संस्कृत को कौन बोलते हैं, फिर जिसकी दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत हो, तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत हो। जैसे कोई मिथिला का रहने वाला है, उसकी मातृभाषा मैथिली हुई तो प्रथम मातृभाषा के रूप में वह मैथिली लिखाता है। कोई हिंदी लिखाता है, कोई उड़िया लिखाता है, कोई बंगाली लिखाता है। लेकिन ऐसे लोग जो संस्कृत बोलने में अधिक सहजता अनुभव करता है, जिसकी मातृभाषा संस्कृत है, ऐसे लोगों की संख्या 24,821 थी। और द्वितीय मातृभाषा के रूप में प्रथम तो वह जिसमें सहजता अनुभव करता है ऐसी भाषा, और द्वितीय मातृभाषा के रूप में संस्कृत बोलने वालों की संख्या 12,34,931 थी और तृतीय भाषा के रूप में संख्या बढ़ करके 37,42,000 पहुंच जाती है। तो आज भारत में संस्कृत बोलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। बहुत सारे लोग संस्कृत आज बोल रहे हैं, संस्कृत को समझ रहे हैं, संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों का पठन पाठन में लगे हुए लोग हैं। तो एक बड़ी आबादी है। इस भाषा को सभी भाषाओं की, खास करके भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है। हम आगे इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि इस भाषा का प्रभाव किन किन भाषाओं पर पड़ा है। इसमें इसका जो विस्तार क्रम है, संस्कृत का जो विस्तार क्रम है,
ये किस रूप में शुरू होकर के हम तक पहुंची है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस भाषा में सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना हुई। आदि ग्रंथ, विश्व का सबसे पहला जो ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ, उसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद ही प्राचीन ग्रंथ है। तो यह संस्कृत भाषा को गौरव प्राप्त है। और आज जिस भाषा में सबसे पहले ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई और वह भाषा, उस भाषा में आज भी साहित्य लिखे जा रहे हैं, समसामयिक विषयों पर साहित्य लिखे जा रहे हैं, ऐसी जीवंत भाषा के रूप में आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसका सप्ताह मनाने जा रहे हैं। तो आपको फिर से एक शुभकामना मैं दे दूं। कई लोगों को यह ज्ञात नहीं होगा कि इस भाषा में न केवल हिंदू धर्म ग्रंथों की रचना हुई, बल्कि बौद्धों का जो एक महायान शाखा है, उसके तमाम ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। आप महाकवि सुघोष का नाम जानते होंगे। उन्होंने बुद्ध चरितम की रचना संस्कृत में की और जितने भी बौद्ध शास्त्र के दार्शनिक प्रस्थान हैं, दार्शनिक ग्रंथ हैं, वो सभी संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। इसके बाद जैन साहित्य भी संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो इसका एक व्यापक फलक है। भारत में और श्रीलंका में, इन दो देश, भारत में और नेपाल में, दो देशों में बहुतायत संख्या में संस्कृत पढ़ने और बोलने वाले लोग रहते हैं। आज विश्व के विभिन्न देशों में संस्कृत का पठन पाठन चलता है। जब आजकल हम ऑनलाइन उपयोग करने लगे हैं, लिख रहे हैं, यहाँ भी ऑनलाइन ही सुन रहे हैं, तो सभी भाषाओं के लिए एक भाषा कूट की रचना की गई, एक सिंबल दिया गया जिसके द्वारा हम उस भाषा को समझते हैं। उसका एक सांकेतिक संख्या है। संस्कृत के लिए SA या SAS, ये भाषा कूट है। जब आप विकिपीडिया पर जाते हैं, आप हिंदी विकिपीडिया देखते होंगे, इंग्लिश का विकिपीडिया देखते होंगे, और जब संस्कृत के विकिपीडिया में आएंगे तो वहाँ पर लिखा मिलेगा SA.Wikipedia। इसका मतलब है कि वह जो विकिपीडिया है, विश्वकोश है, वह संस्कृत भाषा के बारे में बताने वाली विकिपीडिया है। अब इसकी स्थिति क्या है? जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, संविधान की रचना की गई, तो उसके 8वीं अनुसूची में इस भाषा को सम्मिलित किया गया। यहाँ 22 भाषाएं सम्मिलित की गई, उसमें संस्कृत भाषा को भी स्थान दिया गया है। उत्तरांचल और अभी अभी हिमाचल प्रदेश में इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। 2 ऐसे भारत के राज्य हैं जहां द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत को मान्यता मिल चुकी है। आकाशवाणी से, दूरदर्शन से संस्कृत के कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। आपने वार्तावली का नाम सुना होगा। वार्तावली पर संस्कृत के साक्षात्कार और तमाम तरह के गीत, अनुवाद, ये सारे कार्यक्रम आते रहते हैं। दूरदर्शन पर भी संस्कृत में समाचार का प्रसारण होता है। इंटरनेट की दुनिया में संस्कृत पर बहुत काम हुआ है। बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो मिल सकते हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं, पुस्तकें डाउनलोड करने की सुविधा है, बहुत सारे लोग, मनीषी लोग लगे हुए हैं। आज जो रचना वो करते हैं वो हमें सदैव पढ़ने को मिल रहा है। अब चलते हैं इस भाषा के इतिहास के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यह सर्वप्राचीन भाषा है। 2500 साल पहले, 2500 से 5000 साल पहले तक ऋग्वेद का रचना काल लोग मानते हैं। भारतीय जो जनमानस है, हिंदू लोग हैं, वो ऋग्वेद को अलौकिक रचना मानते हैं। रचनाकार कोई नहीं है, मंत्रद्रष्टा ऋषि हुए हैं। लेकिन जो पाश्चात्य लोग हुए,
उन्होंने एक काल में इसको बांधा और ये माना कि इसकी रचना 2500 से 5000 वर्ष ईसा पूर्व इसकी रचना हुई होगी। आपको पता होगा कि ज़ेंदावेस्ता भी प्राचीन धर्म ग्रंथ है और उसकी भाषा और ऋग्वेद की भाषा लगभग एक समान है। इसमें क्या है, संस्कृत में क्या है, इसके बारे में हम और भी बताएंगे, आगे भी बताएंगे, लेकिन हम इसके बारे में कुछ आपको बता दें। भाषा के बारे में जानना जरूरी है। ये भाषा है क्या, इसकी खूबी क्या है, खासियत क्या है। आप सब जानते होंगे कि इसका एक व्याकरण है जिसके रचनाकार महर्षि पाणिनि हुए। उसके बाद कात्यायन ने उसमें वार्तिक की रचना की और महाभाष्य के रूप में महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। तो ये मुनित्रय के नाम से जाने जाते हैं। पतंजलि के पहले भी संस्कृत के तमाम व्याकरण शास्त्रों की रचना हो चुकी थी, पाणिनि के पहले, और उन ऋषियों के बारे में पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में नामोल्लेख पूर्वक कहते हैं, उनका स्मरण करते हैं। लोपः साकल्यस्य, शाक्टायनस्य, उनके सिद्धांतों का भी वहाँ प्रतिपादन करते हैं। लेकिन उसको एक संहिताबद्ध करना, एक भाषा को व्यवस्थित रूप देने में महर्षि पाणिनि का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले इन्होंने 14 सूत्रों की रचना की जिसे हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। वहाँ हमें सुस्पष्ट वर्णमाला दिखती है संस्कृत की। ओय उण ऋल ऋक ए ओं, ध्वनि शास्त्र और वर्णमाला, इन दोनों में बहुत ही साम्य है। यही सबसे बड़ी खासियत है, विशेषता इसकी है। जो हम उच्चारण करते हैं वही लिखते हैं। और पाणिनि ने जिन संधियों का प्रतिपादन किया है, जैसे गुण संधि करते हैं, अ और ई मिल करके गुण ए हो जाता है। अब अ का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है और ई का उच्चारण स्थान इचुएसानाम तालु है। इन दोनों वर्णों को जब हम संधि कर देते हैं, मेल कर देते हैं, तो ये हो जाता है ए। तो ए का भी उच्चारण कंठ और तालु से ही होता है। ये इसकी एक विशेषता है। जो ध्वनि है, ध्वनि का संयोग जो है वही वर्णों का संयोग भी है। इतना साइंटिफिक लैंग्वेज, इतना व्यवस्थित भाषा विश्व की कोई भी भाषा नहीं है। इसीलिए आने वाले दिनों में संस्कृत भाषा को लेकर के माना जाता है कि यह कंप्यूटर की भाषा होगी, कृत्रिम प्रज्ञा की भाषा होगी और विश्व इसके खोज में जुट चुका है। कई IITians हैं जिन्होंने इसके ध्वनि विज्ञान के ऊपर और वर्ण विज्ञान के ऊपर में खोज की है और ध्वनि तरंगों का वहाँ पर साइंटिफिक विश्लेषण किया है कि हम कैसे तालु से उच्चारण करते हैं, कैसे ह्रस्व का, कैसे दीर्घ का, कैसे प्लुत वर्णों का उच्चारण होता है। ये सारे आ चुके हैं और आप जब खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं बहुत विस्तार पूर्वक नहीं कहूँगा। इसकी एक और खासियत है, इसमें एक द्विवचन का प्रयोग किया गया है। भाषा में द्विवचन का प्रयोग संस्कृत में मिलता है और इसका अनुसरण पाली और प्राकृत भाषाओं में भी देखने को मिलता है। अब पूछेंगे कि हिंदी में या अंग्रेजी में, इन भाषाओं में द्विवचन नहीं, संस्कृत में क्यों? संस्कृत में इसीलिए है कि संस्कृत जो है वह एक दार्शनिक विचारधारा को लेकर के भी आगे बढ़ती है। यह भाषा का अपना एक दर्शन है, एक परिवेश है और उस सारे परिवेश को, विचारधारा को समेटते हुए भाषा आगे बढ़ती है, व्यक्त करती है। जैसे हमारे यहाँ स्वर्ग और नरक की अवधारणा है, दो की कल्पना है, एक के बिना दूसरे की सत्ता नहीं हो सकती। माँ के बिना पिता की सत्ता नहीं, पिता के बिना माँ की सत्ता नहीं, पुत्र के बिना पिता की सत्ता नहीं, माता की सत्ता नहीं। तो ये द्वंद्व है। और सुख दुख हो, लाभ हानि हो, जय पराजय हो, ये जो द्वंद्व है,
इसको परिभाषित करने के लिए द्विवचन की आवश्यकता हो जाती है। और भारतीय दर्शन में इसको लेकर के गंभीर चिंतन किया गया है। जीवन और मृत्यु के ऊपर हिंदू का जो पूरा दर्शन शास्त्र है वह पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। जीवन है तो मरण है, और मरण है तो पुनर्जन्म है। तो ये जो दो की अवस्था है, इसको परिभाषित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए यहां द्विवचन का प्रयोग किया गया है। ये इस भाषा की एक विशेषता है। इसमें जो शब्द सामर्थ्य है वो अन्य किसी भी भाषा में शब्द सामर्थ्य नहीं है। शब्द ही अपने अर्थों को कह देता है। जिसको हम कहना चाहते हैं उसके गुण को, उसके धर्म को शब्द द्वारा हम व्यक्त करते हैं। जैसे इसका एक हृदय शब्द है। अब हृदय का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बोलने के लिए, बताने और समझाने के लिए शब्द ही पर्याप्त है। हृदय का अर्थ है हरति, ले जाता है, ददाती, देता है, याति। ये तीन चीज मिल करके हृदय बना है। अर्थात जो ब्लड को लेता है, देता है और उसको चलाता है, इसी को हृदय कहते हैं। और दूसरा शब्द देखिए, जैसे ब्रह्मांड शब्द है। अब कोई आपको कितना भी साइंटिस्ट समझावे कि ये ब्रह्मांड गोलाकार है, पृथ्वी का आकार गोल है, तो तमाम ढंग से समझाने से अर्थ अच्छा है कि उसके लिए एक शब्द ऐसा दिया जाए जिस शब्द से ही उसका अर्थ भी हो जाए और उसके गुणधर्म को बता दे। तो वह जो है अंडाकार है। अब अंडाकार गोलाकार का होता है, इसी को कहने से हो गया ब्रह्मांड शब्द। तो इसमें जो शब्द सामर्थ्य है, अर्थों को कहने की क्षमता है, यह अद्भुत क्षमता है। इस प्रकार की क्षमता और किसी भी भाषा में नहीं है। कई लोग सामान्य रूप से आपको कहते होंगे, बहुत सारे शब्दों को यदि हम संक्षेप में कहना चाहें तो संस्कृत में हम कह देते हैं और इसके लिए समास का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम आपको बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं। संस्कृत की प्राचीन स्थिति क्या थी और वर्तमान स्थिति क्या है। आप जानते होंगे कि नालंदा और तक्षशिला ये दो विश्वविद्यालय थे, शिक्षा के केंद्र थे। और संस्कृत भाषा भी ज्ञान का मूल स्रोत है। ज्ञान का यदि उद्भव होता है, विकास हुआ है, संवाहक यदि कोई भाषा है तो वह है संस्कृत भाषा। आज हम जिस ज्ञान विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं उसके मूल में कहीं न कहीं यही भाषा है। इसी भाषा के माध्यम से ज्ञान विकसित होते हुए आज हमारे यहाँ तक, इस रूप तक पहुंचा है। तो चाहे वो आध्यात्म के रूप में हो, चाहे दर्शन के रूप में हो, जिस रूप में हो, कृषि हो, वानिकी हो, तमाम विषयों के रूप में यह ज्ञान का मूल उत्स है, मूल स्रोत है। और उसके विश्वविद्यालय थे। आज हमारे देश में 13 विश्वविद्यालय खुल पाए हैं। संस्कृत सप्ताह है तो क्या खोया क्या पाया, ये चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो हमने जो खोया उसमें 13 विश्वविद्यालय हम खो दिए। 13 विश्वविद्यालयों में 2 विश्वविद्यालयों का ही केवल नाम मुझे याद है। शेष विश्वविद्यालय के बारे में हम जानते भी नहीं कि वो कौन कौन से विश्वविद्यालय हमारे पास पहले थे। आपको मैं बता दूं कि पहले कौन कौन से विश्वविद्यालय भारत में थे। संस्कृत शिक्षा के केंद्र थे जहां इत्सिंग और ह्वेनसांग जैसे लोग आए। आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी होगी, जो राजगीर में, अभी जो राजगीर है बिहार में, वहां था। नालंदा तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में चला गया। दूसरा एक विश्वविद्यालय उदंतपुरी में था जो 550 से 1040 ईस्वी तक के बीच में था। इसके बाद एक सोमपुरा था विश्वविद्यालय जो अभी
बांग्लादेश में चला गया है। ये गुप्त काल से इस्लाम के आगमन के पहले तक अस्तित्व में था। इसी प्रकार जगदला एक था स्थान जहां शिक्षा का केंद्र था। ये पश्चिम बंगाल में था। पाल राजाओं के समय से भारत में जब अरब आए उस समय तक इसका अस्तित्व था। ऐसे ही एक स्थान था नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश में था। विक्रमशिला का नाम आप जानते ही होंगे जो कि बिहार में था। ये 880 ईसा पूर्व से लेकर के 1040 ईसा पूर्व तक ये चल रहा था। ऐसे ही बल्लभी था जो गुजरात में था। वाराणसी शिक्षा का केंद्र रहा है और आज भी है। वाराणसी शिक्षा का केंद्र 8वीं शताब्दी से बना। आज भी जब हम यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं तो बटुक बोलता है हम जा रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पूछता है कहाँ, तो कहता है मैं वाराणसी जा रहा हूँ। ये परंपरा आज भी चली आ रही है और शिक्षा का केंद्र आज भी वह बना हुआ है। कांचीपुरम जो अभी तमिलनाडु में था वहाँ भी कुछ बचे हुए हैं। मणिखेत करके एक स्थान था जो कर्नाटक में, यह भी शिक्षा का केंद्र था। अभी कश्मीर की चर्चा काफी हो रही है। शंकराचार्य जी ने शारदा पीठ की स्थापना की थी, वो भी शिक्षा का केंद्र था। यदि कोई खुद को ज्ञानी मानता था, विद्वान मानता था और मान लेता था कि हमें सारे शास्त्र अध्ययन मैंने कर लिया, तो उसकी परीक्षा वहीं होती थी। या तो पटना में होती थी या नहीं तो शारदा पीठ में जाकर के वो अपनी विद्या की परीक्षा देता था। पाणिनि और कौशलराज प्रसेनजीत जैसे विद्वानों ने वहां अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से प्राचीन विश्वविद्यालयों की संख्या ये थी और आज भी भारत में उतनी ही विश्वविद्यालय। सबसे अधिक जो शिक्षण के केंद्र हैं वो उत्तर प्रदेश में है। वैसे भी क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का स्थान है। यहाँ पर करीब 1200 माध्यमिक विद्यालय हैं, 500-600 के आसपास महाविद्यालय हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुछ केंद्र हैं। इस प्रकार से बहुत कुछ वहाँ पर अभी भी हैं। तो संस्कृत सप्ताह के अवसर पर यह समालोचना करनी चाहिए कि हमने विगत वर्ष से लेकर के इस वर्ष तक कितनी संस्थाओं को बनाया, क्या क्या आयोजन किए, नए पाठ्यक्रम क्या आए, कितने रोजगार सृजित हुए, क्या क्या कुछ हुआ, कहाँ क्या कुछ हो रहा है। इसके बारे में हम लोग बराबर फेसबुक पर और तमाम माध्यमों पर लिखते रहते हैं। सूचना के कई स्रोत हो गए हैं। आपको इनकी जानकारी रखनी चाहिए और उसमें भाग लेना चाहिए। फिर से हम लौटते हैं वहीं पर कि संस्कृत में क्या है। ये बात मैं इसीलिए उठा रहा हूँ, जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं वो मात्र जानते हैं संस्कृत में पूजा पाठ है, कर्मकांड है और हाथ देखने वाले कुछ पंडित हैं। ये बात अलग है कि जब अंग्रेज भारत आए और वह अंग्रेजों ने देखा कि भारत में एक बैठा है व्यक्ति और छोटा सा कागज लिए हुए, एक लंबा सा कागज लिया है जिसको हम लोग पंचांग कहते हैं, और वो बोल देता है कि आज कुरुक्षेत्र में वहां पर होने वाला है, उस तारीख को वहां पर सूर्य ग्रहण लगेगा और सब लोग वहां चले जाएं। और आश्चर्य उसको लगा कि हमारा इतना बड़ा शासन तंत्र, इतने सैनिक, इतनी व्यवस्था, एक राजा गया जब हम निकालते हैं तब कहीं इंप्लीमेंट धरती तक होता है, और ये कैसा आदमी है जिसके पास न राज्य सत्ता है, न आर्थिक संसाधन है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये एक कागज लेकर के एक जगह बैठ करके बोल देता है और पूरे भारतवर्ष के लोग उसके बात को विश्वास करते हैं और वहां चले जाते हैं। बिल्कुल पैसा भी नहीं खर्च होता है। कैसी ताकत थी वो। अंग्रेजों ने उसको पढ़ना आरंभ किया। कई अंग्रेज विद्वान हुए, इसलिए नहीं कि वो बहुत कुछ संस्कृत को सीखें, बल्कि इसलिए कि वो ठीक से राज्य शासन चला सकें। बहुत सारे विदेशी विद्वान आए, बहुत सारे काम किए यहाँ पर। मैक्स मुलर से लेकर के तमाम लोगों का अवदान भूला नहीं जा सकता। और उनको जो आकर्षित किया उनमें से कालिदास थे।
भारतीय दर्शन शास्त्र था, योग शास्त्र था। तो नए लोगों को भी जानना चाहिए जो संस्कृत नहीं जानते हैं कि संस्कृत में क्या है। संस्कृत में षड दर्शन है। 6 दर्शन में अभी योग की प्रतिष्ठा हो गई। गांव-गांव में योग दिवस मनाया जाने लगा। तमाम विश्व के देशों में योग दिवस की प्रतिष्ठा हो गई है। सांख्य के सिद्धांत मान्य हैं। इसी प्रकार न्याय और वैशेषिक दर्शन है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन शास्त्र है। पूर्व मीमांसा को हम मीमांसा कहते हैं और उत्तर मीमांसा को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार कई दर्शन शास्त्र की परंपरा चली है। इसमें से आपको मैं ये बता दूं कि दर्शन शास्त्र में जो तर्क शास्त्र हैं वो मूलतः न्याय दर्शन में लिखे गए हैं और वैशेषिक दर्शन जो है इसमें पदार्थ शास्त्र है। अभी जो आप पढ़ते हैं पदार्थ शास्त्र के बारे में, उसका मूल उत्स वैशेषिक दर्शन ही है। यहाँ पर पदार्थों के गुणधर्म के बारे में बताया गया है। 7 पदार्थों की चर्चा वहां मिलती है। इसी प्रकार गणित में, इसको बंद कर दो, लाइट चली गई थी इसलिए छाप रखी हूं, जला दो। गणित में इसमें लीलावती के ग्रंथ हैं जिसमें संख्या दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। आप जानते होंगे संस्कृत में जो हम संख्या लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, बाईं से दाहिनी ओर लिखते हैं। हिंदी में 1150 लिखना हो तो एक पहले लिखते हैं, लेकिन संस्कृत का क्रम उल्टा है। यहाँ हम 50 पहले बोलते हैं, 50 अधिक एक शास्त्र बोलते हैं। तो यहीं पर हमें लीलावती में संख्या के बारे में पता चलता है, वहीं से उद्भव हुआ है। शून्य का सिद्धांत वहीं से हुआ है, अंकों का विकास वहीं से हुआ है। आर्यभट्टियम जो बीज गणित, अंक गणित, प्रमेय और समीकरण का ग्रंथ है, यहीं पर पाई का मान बताया गया है। पाई का मान जो है 3.14159 यहाँ पर इसके लगभग बताया गया है। इसके बाद खगोल के ग्रंथों में आर्यभट्टियम का बहुत बड़ा योगदान है। यहीं पर बताया गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। एक दूसरे संस्कृत के महान खगोल शास्त्री हुए जिनका नाम ब्रह्मगुप्त है। बराहमिहिर का भी नाम आप जानते होंगे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्म दिया था। औषधि शास्त्र में चरक और सुश्रुत और तमाम आचार्यों का नाम आप जानते होंगे। ये सब संस्कृत में कला शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं। संगीत के ग्रंथ हैं, संगीत रत्नाकर है, इसमें वास्तु के ग्रंथ हैं, मयमतम है। हाँ, जो रेखा गणित की चर्चा आती है, ज्योमेट्री की, उनका उद्भव मूल शूल ग्रंथों से, शूल शास्त्रों से हुआ है। तो यह संक्षेप में मैं बता दिया कि गणित हुआ, साइंस हुए, इन सारे चीजों का मूल उत्स जो है संस्कृत के ग्रंथों में है। और जो लोग संस्कृत से नहीं जुड़े हैं उनको एक बार पलट करके देखना चाहिए कि संस्कृत में क्या है। संस्कृत में वह सब कुछ है जो आज हमारे व्यवहार में आ रहा है। राजनीति शास्त्र हो, नीति शास्त्र का हो, शुक्र नीति है, नीति का अर्थ जो राजनीति शास्त्र का सर्वप्रथम ग्रंथ है। इसी इतिहास में अभी चर्चा में आया है कश्मीर का, तो वहां 2 ग्रंथ का उल्लेख मैं भी कर रहा था और भी विद्वान कर रहे थे। राजतरंगिणी है। और संस्कृत में कई ग्रंथ, साहित्य ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक साहित्य हैं, जहां हमें भारतीय साहित्य का मूल स्रोत ज्ञात होता है। नवशासांग चरितम है, नीलमत पुराण है। ऐसे वैसे हम रामायण और महाभारत को भी
इतिहास ग्रंथों में ही मानते हैं। तो इस प्रकार है पुराण में तो बहुत सारे द्वीप का वर्णन किया गया है, वहां भूगोल का वर्णन किया गया है, बहुत सारे। जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो वानरों को जो आदेश देते हैं कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ क्या मिलेगा, विस्तृत भूगोल का वर्णन है। भागवत के 5वें स्कंद में भूगोल का वर्णन है, बहुत सारे ग्रंथों में भूगोल का वर्णन है। तो सारे विषय संस्कृत के ग्रंथों में है। मैं कुछ दिन पहले बच्चों से वार्तालाप करते हुए एक प्रश्न पूछा था कि ये बताओ, पहले राजा थे या नहीं, व्यापार होता था या नहीं, राजा टैक्स लेता था कि नहीं। जब ये सब कुछ था तो इसके लिए कोई नियम भी होंगे। कोई व्यक्ति किसी को नहीं सतावे, कोई बीमार पड़ जाए उसकी चिकित्सा हो, ये सारी चीज़ों के लिए कोई न कोई तो व्यवस्था होगी। और लोग भी अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए खोज में लगे होंगे, रिसर्च किए होंगे। और वो सारे रिसर्च संस्कृत के ग्रंथों में मिलते हैं। 50 साल तक निरंतर शोध होते रहे और वह सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी पुस्तकें आज मुद्रित रूप में संस्कृत में उपलब्ध है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या पांडुलिपियों की है। करीब 30 लाख ग्रंथ पांडुलिपियों की हैं, जो अभी भी विभिन्न ग्रंथालयों में अप्रकाशित रूप से है, रखी हुई है। तो हमें संस्कृत के ग्रंथों को एक आमंत्रण के रूप में लेना चाहिए और इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। संस्कृत सप्ताह के अवसर पर एक संकल्प लेना चाहिए कि आइए हम उन संस्कृत ग्रंथों को फिर से पलटें, देखें कि आज से 5000 साल से लेकर के आज तक संस्कृत का विकास कैसे हुआ, क्या क्या खोजे गए, किस रूप में लिखे गए, क्या क्या लिखे गए। हम 200-300 वर्षों के इतिहास में उलझे हैं और जो हमारी इतिहासकार हैं वो हमें भ्रमित करके रख दिए। उसका मूल स्रोत संस्कृत ग्रंथ, अभिलेख या और जो दान पात्र हैं उनको बहुत ज्यादा आज भी नहीं ढूंढा जा सका। उसके अंतः साक्ष्यों को लेकर के भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा रही है। संस्कृत के ग्रंथों का जो अवदान है, संस्कृत साहित्य का जो अवदान है, भाषा का जो अवदान है, विभिन्न भाषाओं पर पड़ा। महाभाष्यकार का पाणिनि ने धातु की रचना की, उसमें से 506 धातुओं का ही प्रयोग काव्य ग्रंथों और विभिन्न ग्रंथों में मिलते हैं। दूसरे देशों के भाषाओं में उन धातुओं के प्रयोग हो रहे थे, वहां तक संस्कृत भाषा उचित। जैसे आप एक दो उदाहरण दीजिए। संस्कृत में सोनू पुत्र को कहते हैं और उसी को अंग्रेजी में हम सन कहते हैं। ऐसे ही दुहिता पुत्री को बोलते हैं, उसी को हम अंग्रेजी में डॉटर कहते हैं, दुहिता को डॉटर। वैसे ही नाम, भवतः नाम की, तो नाम को नेम कह दिया अंग्रेजी में। इसी प्रकार हृत संस्कृत का है शब्द और इसी को हार्ट कह दिया। ऐसे ही भ्रातर शब्द है संस्कृत का, भ्राता कहते हैं, इसी को ब्रदर कह दिया। तो इस भाषा का प्रभाव विभिन्न भाषाओं में पड़ा है। विभिन्न भाषाओं को प्रभावित करने वाली भाषा संस्कृत रही है। और संस्कृत में भारतीय भाषाओं को कहना ही क्या, 85% शब्द मराठी के संस्कृत के होते हैं। बांग्ला में बहुत शब्द हैं, उड़िया में हैं, हिंदी में तो कम शब्द मिलते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा को समेटे हुए है, व्यापक विषयों को समेटे हुए है। इसके बाद मैं संस्कृत सप्ताह के बारे में थोड़ा सा और आपको कह दूं कि संस्कृत सप्ताह की उत्पत्ति कब से हुई और ये कैसे कैसे आगे बढ़ता हुआ चाहे। इसके
लिए मैंने अपने ब्लॉग पर एक लेख लिख रखा है, संस्कृत सप्ताह 2017। 2017 में मैंने ब्लॉग पर एक लेख लिखा था। आपको पता होगा कि संस्कृत आयोग अब तक 2 बार हो चुका। प्रथम आयोग का गठन हुआ था तो सुनील कुमार चटर्जी के दिवस होना चाहिए और उसके आधार पर श्रावण पूर्णिमा को मनाया गया। श्रावण पूर्णिमा दिन रक्षाबंधन भी होता है। आप जानते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन ही पहले वेदांत होता था, श्रावणी वाटरम होता है। इसीलिए ये एक पवित्र दिन था और इसी दिन से संस्कृत सप्ताह का भी आयोजन करने का निर्णय लिया गया। संस्कृत दिवस मनाने के पीछे उस समय 3 उद्देश्य थे। उसमें से जैसा कि मैं पहले भी कहा, वर्ष भर संस्कृत के लिए जो हमने कार्य किया उसका हम मूल्यांकन कर सकें, आगामी वर्षों के लिए कार्य योजना बना सकें और इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करके संस्कृत के प्रति जनाकर्षण पैदा कर सकें। इसीलिए संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस समय हम संस्कृत के बारे में जनता की राय जानना चाहते हैं, उसकी सोच क्या है, स्थिति संस्कृत की क्या है। ये सारी चीजें संस्कृत दिवस के अवसर पर होना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है कि जिस प्रकार संस्कृत भाषा हमारा संवर्धन की है, रक्षण की है, पालन पोषण, जानते होंगे कि हमारी जो जीवन पद्धति है, व्यवहार पद्धति है, जो जीवन दर्शन है, जीवन मूल्य है, उसका मूलाधार संस्कृत ही है। संस्कृत के बिना, संस्कृत को यदि खत्म कर दिया जाए तो यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं भारत में जितने पर्व और त्योहार होते हैं, जितने तीर्थ हैं, उसका उल्लेख कहाँ हुआ है? उन सभी का उल्लेख संस्कृत के ग्रंथों में ही हुआ, हमारे धर्मशास्त्रों में ही हुआ है, विभिन्न स्मृतियों में हुए हैं, पुराणों में हुए हैं। 18 पुराणों की रचना हुई। उन पुराणों में तीर्थों के महात्म्य का भी वर्णन है। वहीं से हमें देवताओं की स्थिति का पता चलता है। वैदिक देवता के बाद जब पौराणिक देवताओं की स्थिति हुई, जिन पौराणिक देवताओं की हम पूजा करते हैं, पौराणिक तीर्थों की कल्पना करते हैं, नदियों को पवित्र मानते हैं, वो सारे के सारे संस्कृत ग्रंथों की ही देन है। आज हम एक पेड़ लगा लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, वाह हमने कमाल कर दिया। पर्यावरण को जगाने के लिए सरकारी तंत्र आगे बढ़ रहा है। विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर चर्चा हो रही। आप जानते हैं पुराणकारों ने इसके बारे में बहुत पहले ही लिख रखा था। 10 पुत्र समोवापी, 10 पुत्र समो वृक्षः। तो 10 पुत्र के समान वृक्ष लगाने का पुण्य मिलता है। एक वृक्ष लगाओ 10 पुत्र के समान होता है। जल संरक्षण के बारे में मिलता है, पर्यावरण के बारे में तमाम चीज, जल प्रदूषण के बारे में, जल को प्रदूषित नहीं करें, इसके तमाम चीजें वहां मिलती। यदि ये ग्रंथ खो गए तो सच मानिए इस प्रदूषण को कोई नहीं रोक पाएगा। सच मानिए कि यह जो समाज, आर्थिक समाज की सृष्टि होने जा रही है, जहां मानवता नाम की चीजें नहीं रहेगी, केवल खरीदो और बेचो, बाजारवाद बचेगा, व्यवहार नहीं बनेगा, सहृदयता नहीं बचेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पुच्छ विषणहीन। साहित्य ही हमें संवेदना का जागरण करता है, चाहे पशुओं के प्रति हो, चाहे वृक्षों के प्रति हो, चाहे और भी जीव हो। जियो और जिए दो, ये सिद्धांत संस्कृत के ग्रंथों में ही है, वहीं संवेदना है। इसीलिए केवल भौतिक उन्नति से ही, केवल तंत्रांश के ज्ञान से, प्रौद्योगिकी के विकास से ही मानवता का विकास संभव नहीं है।
और मानवता का विकास यदि देखना हो, साहचर्य यदि चाहिए, सबके प्रति सहानुभूति, सब जिए, इसकी यदि कहीं परिकल्पना है, कहीं ये धारणा मानव मन में बैठाने की कोशिश की गई है, तो वह संस्कृत का ग्रंथ ही है, यही हमें राह दिखा सकता है। तो इस प्रकार से यह पुनर्जागरण का काल है। हमें चाहिए कि संस्कृत में जो तत्व हैं, संस्कृत में जो सिद्धांत कहे गए हैं, संस्कृत में ऋषियों ने जो हमें संदेश दिया है, उन संदेशों को हम जन तक पहुंचाएं। उसका एक अच्छा माध्यम संस्कृत सप्ताह है, और हम अपने पड़ोसियों को, हमें अपने सहपाठियों को, हम अपने मित्रों को बताएं कि संस्कृत ने हमें क्या दिया, संस्कृत से हम कैसे विश्वगुरु बने थे, और यही संस्कृत भाषा हमें कैसे विश्वगुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर सकती है। आज के व्याख्यान में बहुत अधिक मैं नहीं बोल सकता, बहुत अधिक नहीं कह सकता। आप तमाम मित्रों को शुभकामना, पुनः पुनः इस संस्कृत सप्ताह की शुभकामना। मेरे परमादरणीय मित्र चंद्रकांत शुक्ल जी के आग्रह को मैं नहीं ठुकरा सका। उन्होंने आग्रह किया कि अपने अनुभव को आप साझा करें। यदि मैं अपने अनुभव के बारे में लिखना और कहना यहाँ शुरू करूँ तो यह व्यक्तिगत हो जाएगा, इसीलिए मैंने अपने अनुभव को अधिक साझा नहीं किया। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो संस्कृत को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। उसमें आदरणीय मनमोहन झा जी भी हैं, हमारे मित्र निरंजन मिश्र जी हैं, अरविंद तिवारी जी भी हैं, जगदीश डाभी जी भी हैं, और बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़े हैं, तंत्रांश के माध्यम से जोड़े हुए हैं, बहुत सारे विद्वान जोड़े हुए हैं, और अपने अपने स्तर से संस्कृत की गतिविधि को संचालित कर रहे हैं। मैंने भी कुछ साल तक इसके ऊपर धरती पर काम किया, जनता के बीच में काम करते रहा हूं। खट्टे मीठे अनुभव हैं। कुछ वर्षों तक मैं तो एक सब्जी मंडी ही लगा दिया था संस्कृत में। आज भी वहां डिमांड है। जो कारीगर हो चाहे और लोग हों, वो भी संस्कृत बोलने लगे थे। 2 ही श्लोक बोलें, एक ही बोलें। चंद्रकांत जी ने भी प्रयोग किया कई बार कि एक श्लोक आप बोल लीजिए। तो इस प्रकार के प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। प्रयोग धर्मी हमें होना चाहिए। संस्कृत को जनता के समक्ष ले जाने के लिए जरूरी नहीं कि हम छात्रों को ही लेकर के जाएं। दैनिक व्यवहार में जो आते हैं, संस्कृत का जो सरस पक्ष है, संस्कृत के जो गीत हैं, उसको लेकर के जाएं। अपने विचार को मैं भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लिखते रहता हूं। इसमें जो सरस पद्य है उसको गा करके भी हम पोस्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। जिस दिन लगन लग गई, इच्छा जग गई, हम संस्कृत माता की सेवा कर लेंगे। वैसे आपको पता होगा इस देश में लगभग विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में संस्कृत के अध्यापक हैं। जिससे आप पूछिए वो बताएगा हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी संस्कृत के बड़े विद्वान थे। आज से 100 साल पहले संस्कृत पठन पाठन में ही था। अंग्रेजी या और भाषा पठन पाठन में नहीं थे। सबके पूर्वज, जीवित पूर्वज संस्कृत माध्यम के ही विद्वान रहे हैं। सबका स्नेह संस्कृत के साथ जुड़ा है। लेकिन एक दुखद पक्ष ये भी है, एक छोटा सा अनुभव बताऊं। उनके जो अब हो रहे हैं हितैषी, पुत्र, संतति, वो उन ग्रंथों को अपने घरों में रखना नहीं चाहते। मेरे पास लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है जो आकर कहते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे उनका ये 500 किताबें हैं, ये 400 किताबें रखी है, आप इसको उठवा लीजिए हमारे घर से प्लीज, मैं अलमारी सहित दे दूंगा। आप कभी सोच सकते हैं संस्कृत की अवनति क्यों हो रही है? जिस व्यक्ति ने संस्कृत की रोटी खा करके, संस्कृत शास्त्र पढ़ करके, जीवन भर एक एक रुपया जोड़ करके उस पुत्र को पढ़ाया, उस लायक बनाया,
आज वो ऐसा हो गया कि वो ग्रंथ भी उसको भारी लगने लगा। क्या कारण है? यह एक दुखद परिस्थिति है और यह मैं आपसे साझा कर रहा हूं। संस्कृत आज भी संकटग्रस्त भाषा के रूप में जानी जा रही है। आखिर कारण क्या है? संस्कृत का अर्थशास्त्र क्या है? इसका एक छोटा उदाहरण बताऊं। आप जानते होंगे बाढ़ का समय है, बाढ़ग्रस्त एरिया कुछ है। भारत सरकार घर भी बना करके दे रही। दो स्थान की कल्पना करें, एक वो स्थान जहां बाढ़ नहीं आती हो और एक स्थान वो जहां बाढ़ आ जाती हो। तो संस्कृत भाषा को बाढ़ आने वाले जगह से जोड़ करके देखें और विषयों को ऐसे स्थान से जोड़ करके देखें जहां बाढ़ नहीं आती हो। अब एक आदमी साल 2 साल कमाता है, सरकारी मदद पाता है, सब कुछ ला करके तिनका तिनका जोड़ता है और एक बाढ़ उसके घर को, उसके जमा पूंजी को बहा ले जाती है। और दूसरा वो स्थान है जहां पर बाढ़ नहीं आती है, वहां थोड़ा थोड़ा भी तिनका तिनका भी जमा करता है। तो कभी एक कमरा बनाया, कभी 2, कभी ऐसे ऐसे करके एक भवन निर्मित हो जाता है। संस्कृत की स्थिति बाढ़ग्रस्त एरिया की तरह हो गई। यहाँ 10 रुपये सरकार खर्च करती, 10 रुपये सामाजिक संस्थाएं खर्च करती, 10 रुपया वो अपने कमाता है और एक दिन वो सारी संपत्ति उस आदमी के हाथ में सौंप देता है जिसको वो 2-4 पुस्तकें भी घर में भारी लगने लगती है। जो इसकी जमा पूंजी बह करके कहीं और चली जाती है, फिर ये दरिद्र रह जाता है। तो कभी ये भाषा मजबूत हो ही नहीं पाती, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि संस्कृत के पास आर्थिक संपदा नहीं है, काफ़ी लोग कमाते हैं, काफ़ी लोगों का सहयोग मिलता है, लेकिन जब एक पूंजी जमा होती है तो ये सारे पूंजी दूसरे क्षेत्र में लग जाते हैं और फिर यहाँ दरिद्रता देखने को मिल जाती है। यदि सारी पूंजी जमा होती तो एक दिन बड़ा सा भव्य मंदिर, भव्य इमारत यहाँ का देखने का मिलता, लोग संपन्न दिखते। मैं आग्रह करूंगा कि यदि आप अपने संततियों को संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा पुत्र करें जो आपने जो अर्जित किया है, आपके पास जो ज्ञान है, उसका वाहक बन सके। यही संस्कृत दिवस के प्रति समर्पण होगा, यही संस्कृत के प्रति समर्पण होगा। और मैं क्या कहूँ, कहने के लिए और भी विद्वान हैं, कहते रहेंगे, ब्लॉग पर भी लिखता हूँ और तमाम लोग लिखते हैं। आज बस इतना ही कह करके मैं विराम देता हूँ। सभी शुभचिंतकों को, मित्रों को हार्दिक नमन, वंदन करते हुए पुनः पुनः संस्कृत सप्ताह की शुभकामना देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भारती, जयतु सुरवाक। नमो नमः।